पूनम मैम, अभी तो कुछ ऐसे स्टॉक्स है नहीं। जो चल रहा है वो ठीक है, चल रहा है। पोजीशंस रखा हुआ है। अभी फिलहाल नया पोजीशंस हमको लेना नहीं है। OI टू आई के रूल्स को हम लोग देख लेते हैं, दो कॉलम बना देते हैं सिंपली, और दोनों को एक ही कॉलम में लिखने की कोशिश करते हैं ताकि हमको और अच्छे तरीके से इजीली अंडरस्टैंड होगा। कंपैरिजन हम अच्छे से कर पाएंगे। गलत हो गया ना, इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। SBI में कुछ नहीं देखना है। SBI जाना चाहिए था वापस 900 रुपया, लेकिन नहीं गया। 830 850 रुपए के आसपास ट्रेवल कर रहा है। अगर नेक्स्ट वीक, अगर सॉरी नेक्स्ट मंथ अगर वाइट ने सपोर्ट किया तो डेफिनेटली जो बचा कुचा है वो नेक्स्ट मंथ तक ट्रेवल करेगा। चलिए, हम बात कर रहे हैं OI टू आई पोजिशनल थ्योरी की, तो यहाँ पे लिख देते हैं। कुछ दोनों के कॉमन पॉइंट्स लिख देते हैं, और उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब बाइंग के लिए क्या क्या देखना है एंड सेलिंग के लिए क्या क्या देखना है वो लिखेंगे। पहले कॉमन पॉइंट्स लिख देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। आज हम OI टू आई पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। OI टू आई पोजिशनल ट्रेड मींस कैरी फॉरवर्ड ट्रेड। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड किस किस में कर सकते हैं? किस किस में कर सकते हैं? ओनली कैश एंड फ्यूचर, कैश एंड फ्यूचर, ओनली कैश एंड फ्यूचर, नॉट इन ऑप्शन। ठीक है, नॉट इन ऑप्शन, ओनली कैश एंड फ्यूचर, नॉट इन ऑप्शन। सेकेंड, और क्या पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे? और कॉमन पॉइंट्स हमारा हो जाएगा। एक्सेल आप लोगों को दिखाई दे रही है ना मेरी? आप लोग कमेंट्स करिए, एक्सेल दिखाई दे रही है ना? चलिए, दिखाई दे रही है। आप लोग भी नोट करते हुए चलिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओनली ऑब्जर्व, दिखाई दे रही है, ठीक है। ओनली ऑब्जर्व OI डेटा। ठीक है, OI डेटा एंड OI चेंज। ठीक है, और हमको वॉल्यूम से लेना देना नहीं है। वाई नॉट इन ऑप्शन? इसलिए पॉल सर ऑप्शंस में नहीं कहते हैं बिकॉज ऑफ वहां पे टाइम डिके का प्रॉब्लम होता है। अगर आप ITM पे भी ट्रेड कर रहे हैं, इन द मनी पे भी ट्रेड कर रहे हैं, तो भी थीटा डिके होगा, और फिर हमारी प्रीमियम जितना हमको मिलनी चाहिए उतना प्रीमियम हमको नहीं मिल पाता है। सेकेंड थिंग, जैसे जैसे नियर एक्सपायरी जाते जाते हैं वैसे वैसे ऑप्शंस में ट्रेडिंग बंद होना स्टार्ट हो जाता है, ऑप्शंस में कम ट्रेड होने लगते हैं, तो जहां हम बेचना चाहते हैं वहां पे कोई हमको खरीदार नहीं मिल पाता है। तो एट द लास्ट या तो हम पोजिशनल में ट्रेप हो जाते हैं, या फिर हमको पोजिशनल को लॉस में बुक करना पड़ता है या कम प्रॉफिट में बुक करना पड़ता है। इस वजह से हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करते हैं, यही रीजन से कि हम OI टू आई पोजिशनल्स को कैरी नहीं, ऑप्शंस में नहीं लेकर जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। मैम, मंथ के लास्ट वीक में आप क्या करते हैं? मैं मंथ के लास्ट वीक में सिर्फ स्टॉक्स को एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमको दे चुके हैं, कौन से स्टॉक्स रनिंग में है, कौन से स्टॉक्स में कुछ नया बिल्डअप होता दिखाई दे रहा है, जो लास्ट मंथ नहीं कर पाए क्या नेक्स्ट मंथ वो कंटिन्यू करेंगे। उस तरीके से हम डेटास को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हाँ, चलिए, हमको पोजीशंस कब लेनी होती है? पोजीशंस, पोजीशंस हम हमेशा कब लेंगे? ठीक है सर, वर्जन 24 के पुट साइड में डेल्टा -1 आ रहा है, तो कहाँ पे आ रहा है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आ रहा है वो? उससे हमको क्या लेना देना? अगर डेल्टा का वैल्यू आ रहा है, इट मीन्स दैट कि वो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस किया हुआ होगा, वैसे वो हमारे कोई काम का नहीं है। अगर वो डेल्टा अगर हमारे काम का रहेगा, कुछ यूजफुल है, तो वो क्या है, क्या फीचर है, वो आपको सिखाया जाएगा। आप एक ही मैसेजेस को इतनी बार लिखेंगे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगी, मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगी, फिर पता चलेगा लास्ट में सिर्फ एक साइड का हो पाया, एक साइड का नहीं हुआ, और क्लास का टाइम खत्म हो गया। तो इतनी बारी वो चीजें लिखेंगे तो डिस्ट्रैक्ट होता है सर, समझिए उसको। ठीक है, ओनली ऑब्जर्व OI डेटा, पोजीशन टेक्स प्लेस ओनली इन फर्स्ट एंड सेकेंड वीक।
ठीक है, नेवर डू, कोई सा पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। नेवर डू ट्रेड इन, नेवर डू ट्रेड या नेवर डू फ्रेश पोजीशन लिख देते ना, फ्रेश पोजीशंस रहेगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। नेवर डू फ्रेश पोजीशन इन लास्ट वीक, बिकॉज लास्ट वीक हमेशा हमारा प्रॉफिट बुकिंग होगा। लास्ट वीक फॉर प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। और कौन कौन से कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं, सिर्फ का डेटा देखना है, और कैश और फ्यूचर ऑप्शंस में नहीं करना है, पोजिशनल कैरी होगा, ठीक है। आप ट्रेड कर सकते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी, फिर से रिज्वाइन कर लीजिए सर। ट्रेड विल बी एट स्ट्राइक प्राइस, एट स्ट्राइक प्राइस, और ईओएस और ईओआर, और द वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, और द वैल्यू ऑफ। हाँ जी सुमित सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? और द वैल्यू ऑफ एक्सटेंशंस, ठीक है। सुमित सर कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं पढ़ा सकती हूँ, ऐसा कुछ है क्या? जस्ट किडिंग सर। चलिए, ये समझ में आया। हमेशा जब भी हम ट्रेड करेंगे, या तो सपोज सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 400 रुपीज पे, तो हम या तो 400 रुपीज पे ट्रेड कर लेंगे, या फिर 400 रुपीज का जो एक्सटेंशन आएगा, जो भी आएगा 394 395 रुपीज, वहां से हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अमित सर, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, सभी क्लियर कर देती हूँ। OI टू आई पोजिशनल ट्रेड मींस कैरी फॉरवर्ड ट्रेड, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड मींस दैट एक दिन से ज्यादा कैरी करना है। हो सकता है टारगेट एक दिन में आ जाए, हो सकता है टारगेट को आने में 10 दिन लगे, हो सकता है कि टारगेट इतने में नहीं आए, और एट द लास्ट हमको पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़े, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, एक जस्ट मिनट ना, एक कॉल आ रहा है। हाँ बिल्कुल सर, सचिन सर आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, सारे पॉइंट्स ये क्लियर हो गए। अब हम बात कर लेते हैं फॉर बाइंग और फॉर सेलिंग, तो यहाँ पे लिख देती हूँ बाइंग, थोड़ा कलरफुल भी बना देंगे, ठीक है। फॉर बाइंग और फॉर सेलिंग, ये क्या हो गया? ठीक है, फॉर बाइंग और फॉर सेलिंग लिख देते हैं ना, सही था ना वो? ठीक है, फॉर बाइंग, और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर सेलिंग, ठीक है। हो गया, हो गया। हाँ, ये ऊपर वाला नंबर, फॉर बाइंग एंड फॉर सेलिंग, ठीक है। चलिए, बाइंग के लिए हमको कौन कौन सा डेटा देखना रहेगा? बाइंग के लिए हम पुट साइड का डेटा देखेंगे या कॉल साइड का डेटा देखेंगे?
बाइंग के लिए हम कॉल साइड का डेटा देखेंगे या पुट साइड का डेटा देखेंगे? यस, आई ऑन पुट साइड डेटा। इधर इधर क्या लिख देंगे? आई ऑन कॉल साइड डेटा। क्लियर? ये क्लियर हुआ? दोनों पॉइंट सिमिलर्स लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सिमिलर्स लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। आई ऑन पुट साइड डेटा एंड आई ऑन कॉल साइड डेटा। ठीक है, फाइंड हाईएस्ट फाइंड हाईएस्ट वाई एट पुट साइड। क्या करेंगे इसके बाद? क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप है हमारा हाईएस्ट ओआई को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वो मैं एडजस्ट कर दूंगी, डोंट वरी सर। अभी पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल कलर बना दूंगी और वेल सेटल्ड आपको भेज दूंगी। बेसिकली मैं एक्सेल ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर धीरे धीरे ये भी सीख जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। फाइंड हाईएस्ट ओआई एट पुट साइड क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप है, अगर हमको बाइंग करना है तो पुट साइड का डेटा देखना है। पुट साइड के डेटा में हम हाईएस्ट ओआई को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेकेंड, सेलिंग पोजीशंस नहीं ले सकते हैं। सेलिंग पोजीशंस लेंगे तो हम ट्रेप मतलब पोजीशंस को सेल नहीं कर पाते हैं एट द टाइम। इस वजह से हम लोगों को थोड़ा सा नुकसान बियर करना पड़ता है। इसलिए हम मतलब ऐसा गार्ड बना लीजिए कि हमको अगर ओआई टू आई ट्रेड करना है तो सिर्फ कैश और फ्यूचर करिए ना, ऑप्शंस में जाना क्यों है, मत जाइए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? फाइंड हाईएस्ट ओआई, हाईएस्ट ओआई एट कॉल साइड ना। ठीक है, हाईएस्ट ओआई इन कॉल साइड। ये पॉइंट, दोनों पॉइंट क्लियर हुए? क्या होगा? पहले हमको पुट साइड में हाईएस्ट ओआई फाइंड आउट करनी है, तो ये बाइंग के लिए हुआ। कॉल साइड में हाईएस्ट ओआई पता करेंगे। सेकेंड, फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट ओआई, फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट, फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट ओआई इन +9 176 940 8769 4। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट ओआई इन पुट साइड फॉर वीकनेस। ठीक है, वीकनेस पता करने के लिए हम सेकेंड हाईएस्ट ओआई पता करेंगे। थैंक यू सो मच सर। चलिए, वो डिस्ट्रैक्ट था थोड़ा सा। चलिए, फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट ओआई इन पुट साइड फॉर वीकनेस। वीकनेस पता करने के लिए हम पुट साइड का सेकेंड हाईएस्ट ओआई पता करेंगे। इफ द सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज इज, सेकेंड हाईएस्ट if the second highest percentage is is equal is equal or more than 75। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? एक बार देख लीजिए और समझिए। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? सॉरी, हम सेकेंड हाईएस्ट ओआई देखेंगे, और अगर सेकेंड हाईएस्ट ओआई 75% या 75% के इक्वल है तो हम मान लेंगे कि वो वीकनेस है और हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है,
दिलीप सर मैं निफ्टी नहीं देखती हूँ, 7 नंबर समझा देती हूँ सुमित सर, 7 नंबर में समझा दे रही हूँ, जस्ट 1 मिनट बस। अभी अभी आ रही होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। अभी ठीक है। मैंने ये पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को अच्छे से पढ़िए और समझिए। फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट ओआई इनपुट साइड फॉर वीकनेस इफ द सेकेंड हाईएस्ट इज इक्वल और मोर देन 75, देन नो ट्रेड टेक्स प्लेस फॉर बाइंग। ठीक है, अगर सेकेंड हाईएस्ट वीकनेस पुट साइड में 75% या 75% से ज्यादा है तो हम बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वीकनेस 65% भी है और अगर वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो हम हमारे ट्रेड पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो परसेंटेज 55 से रैपिडली इंक्रीज होकर 60% हो जा रही है तो डेफिनेटली वो हमारे ट्रेड पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, अगर परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो वो हमारे ट्रेड पे इम्पैक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर परसेंटेज बहुत फास्टली, गुजराती माँ बोलो छो, मेरे को गुजराती नहीं आती है सर। अगर परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो वो हमारे ट्रेड में नहीं इम्पैक्ट करेगा। अगर परसेंटेज रैपिडली इंक्रीज हो रही है तो वो हमारे ट्रेड पे इम्पैक्ट करेगा, फिर हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, सेम साइड सेम इधर भी ऐसा ही हो जाएगा। इसको यहाँ कर देते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए, और ऐसा ही लाइंस को इधर कॉपी कर देते हैं। और थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। करेक्शन क्या हो जाएगा इधर? फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट ओआई इन कॉल साइड, फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट ओआई इन कॉल साइड for weakness if the second highest percentage equal or more than 75, then no trade takes place for selling। ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर? ये वाला पॉइंट हुआ क्लियर? ये वाला हो गया क्लियर? ठीक है, अगर सेम चीजें है, अगर दोनों साइड में वीकनेस है, ठीक है, सपोर्ट साइड में अगर आप बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं और वीकनेस अगर आपको दिखाई दे रही है तो हम बाइंग नहीं करेंगे, वेट करेंगे जब तक वो शिफ्ट हो जाएगा, तब हम ट्रेड करेंगे। सेम एज इट इज हम जब हम सेल करना चाहते हैं तो सेल में भी हम रेजिस्टेंस साइड देखेंगे, कहीं रेजिस्टेंस अगेन टॉप की साइड में शिफ्ट तो नहीं हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस टॉप की साइड में शिफ्टेड होता दिखाई दे रहा है और अगर हम सेल करना चाह रहे हैं तो हम सेल करने नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? अगर किसी पॉइंट्स में डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं है? ठीक है, अब बाइंग के लिए और क्या क्या डेटा देखना है हमको? और बाइंग के लिए हमको क्या क्या डेटा देखना है? सपोर्ट, अगर सपोर्ट डब्ल्यूटीटी होगा तो सपोर्ट, इफ सपोर्ट, सपोर्ट इज डब्ल्यूटीटी, अगर सपोर्ट डब्ल्यूटीटी होगा तो हम ट्रेड करेंगे। इफ सपोर्ट इज डब्ल्यूटीटी, अगर सपोर्ट ट्रेड, अगर सपोर्ट, अभी यहाँ पे हम फॉर बाइंग, ये वाला कॉलम देखिए, इसको बोल्ड कर देती हूँ थोड़ा सा। अभी हम बात कर रहे हैं फॉर बाइंग, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, इसको बोल्ड कर देती हूँ तो आपको क्लियर होगा। हम बाइंग के लिए बात कर रहे हैं, अगर सपोर्ट डब्ल्यूटीटी होगा तो क्या हम ट्रेड करेंगे? स्लो शिफ्टिंग और फास्ट शिफ्टिंग कैसे पता चलता है? डेटा के ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा, जब आप ओआई के डेटा पे नजर बना के रखेंगे तो। अजय ठाकुर सर, आप गलत जवाब दे रहे हैं। अगर सपोर्ट डब्ल्यूटीटी होगा तो हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे। इफ सपोर्ट इज डब्ल्यूटीटी,
तो हमको तो डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है ना। ठीक है, देन वी ट्रेड। अगर सपोर्ट WTT है तो हम बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। सेम सेलिंग को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, बड़ा भी न कर देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। इसको कर देते हैं 14 और बोल्ड भी कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अभी क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, इफ रेजिस्टेंस इज WT, इफ रेजिस्टेंस, इफ रेजिस्टेंस इज WT, नहीं, इफ रेजिस्टेंस इज WTB, अगर रेजिस्टेंस WTB होगा तो क्या हम ट्रेड करेंगे, सेलिंग के लिए अगर रेजिस्टेंस WTB है तो हम सेल करेंगे या नहीं करेंगे, देन ऑल्सो वी ट्रेड, हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे। अब आ जाते हैं और नीचे। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो हमने देख ही लिया था। इस वाले पॉइंट को, जो 11th नंबर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट्स को मैं डबल से लिख देती हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। फॉर बाइंग इफ सपोर्ट इज WTB, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ, वो एक्सप्लेन मोड में था, इसको छोटा सा कर देती हूँ। इफ सपोर्ट इज WTB, बिल्कुल आकाश से ये मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। इफ सपोर्ट इज WTB देन नो ट्रेड टेक्स प्लेस। ठीक है, देन नो ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे इफ रेजिस्टेंस, इफ रेजिस्टेंस इज WTT, अगर रेजिस्टेंस WTT होगा देन नो ट्रेड टेक्स प्लेस। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। जो 11th नंबर वाला पॉइंट हमने इतना हाईएस्ट करके लिखा हुआ था, डिटेल्ड में लिखा हुआ था, उसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस की। टारगेट क्या होगा, जहां तक रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है वहां तक बाइंग का टारगेट होगा। टारगेट विल बी एट रेजिस्टेंस। ठीक है, टारगेट हमारा क्या होगा, इट विल बी एट रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और EOR। ठीक है, अगर हम बाई कर रहे हैं और टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा होगा रेजिस्टेंस पे, जहां पे सब रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है वहां पे। और 11 पॉइंट को डिलीट कर दूं, 11 पॉइंट ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक, इसमें वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है, वॉल्यूम मैंने कहीं पे लिखा नहीं, लिखा ऊपर और क्लियर लिख दिया है ना कि हमको सिर्फ और सिर्फ डेटा किसका ऑब्जर्व करना है, सिर्फ और सिर्फ डेटा हमको OI का ऑब्जर्व करना है, तो वॉल्यूम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टारगेट क्या होगा, टारगेट विल बी एट सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये हो गया क्लियर, ये हो गया क्लियर। और क्या क्या चीजें हमको ध्यान देनी है, एक्सेप्शनल केस आप लिख सकते हैं। ठीक है, इफ सपोर्ट एट, नहीं, सपोर्ट इज WTT एट, वेयर इज रजिस्टेड एट, वेयर इज स्ट्राइक प्राइस, क्या लिख सकते हैं, इफ सपोर्ट इज WTT, स्ट्राइक प्राइस वेयर, इफ सपोर्ट इज WTT एट डेट स्ट्राइक प्राइस वेयर इज रेजिस्टेंस, जहां पे रेजिस्टेंस है वहां तक अगर सपोर्ट WTT है, अगर जहां पे हम बाइंग कर रहे हैं, जहां पे हम बाइंग कर रहे हैं और सपोर्ट WTT है, सपोर्ट वहां तक WTT है जहां पे रेजिस्टेंस खड़ा है, जहां पे रेजिस्टेंस खड़ा है, तो ये तो हमारे फायदे का सौदा है ना, ये तो हमारे फायदे का सौदा है, तो भी हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे, बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। फिर डिपेंड्स करता है परसेंटेज पे, इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, ये पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ। SL क्या होगा, SL की बात कर लेते हैं।
एसएल क्या होगा, एसएल का नीड नहीं है वैसे, एसएल का नीड नहीं है इसलिए लिखने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और क्या बचा है? हम्म, आई ऑन ओ आई चेंज डेटा, आई ऑन ओ आई चेंज डेटा मीन्स ओ आई, ओ आई डेटा वेयर want to shift। ठीक है, आई ऑन ओ आई चेंज डेटा मीन्स ओ आई डेटा वेयर वांट टू शिफ्ट, ओ आई चेंज देखने का जरूरत है। ओ आई चेंज हम इसलिए देखेंगे बिकॉज ऑफ उसको देखने से हमको ये पता चलता है कि ओ आई डेटा या ओ आई राइटर्स किधर की साइड में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। जिस साइड में वो शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे हम भी उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। ये वाला जो पॉइंट है ना, अभी वाले जो पॉइंट्स हम लोग लिख रहे हैं ना, ये वाले पॉइंट्स इसको यहाँ पे कर देते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली बात तो हो चुकी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली बात हो चुकी है, कुछ और रहेगा तो हम एड ऑन कर देंगे, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ये ऊपर वाले में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और देख लेते हैं। नियर एटीएम जीरो नहीं होना चाहिए, नियर एटीएम जीरो नहीं होना चाहिए। नो, नो जीरो एट नियर एटीएम, और ऑलवेज ऑब्जर्व, ऑलवेज ऑब्जर्व ऑल स्ट्राइक प्राइस डेटा। ठीक है, नो थ्री, थ्री और मोर जीरो एट नियर स्ट्राइक प्राइसेस, एट नियर 10 स्ट्राइक प्राइसेस। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हमेशा हमको ओआई डेटा का, जब हम ओआई डेटा का डेटा देखेंगे तो ऑलवेज ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा देखेंगे, उसके बाद हम वीकनेस पता कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कहीं नियर एटीएम। अब हमने देख लिया कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कैसे करना होता है। सबसे पहले हमने डेटा ओपन किया किसी का, डेटा ओपन करने के बाद हमने क्या किया, हमने ऑल स्ट्राइक प्राइस लगाया। ठीक है, ऑल स्ट्राइक प्राइस में कुछ स्ट्राइक प्राइसेस हमको ऊपर की दिखाई देगी, कुछ स्ट्राइक प्राइस हमको नीचे की दिखाई देगी। फिर सेकेंड स्टेप हमारा है कि हम सपोर्ट ढूंढे और रेजिस्टेंस ढूंढे। फिर हमने सपोर्ट भी ढूंढ लिया, फिर हमने रेजिस्टेंस भी ढूंढ लिया। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि क्या मार्केट सपोर्ट के नियर है या मार्केट रेजिस्टेंस के नियर है। ठीक है, ये हमने पता कर लिया, फिर पता चला हमको कि मार्केट सपोर्ट के नियर है, फिर हम सपोर्ट पे आ गए। फिर हमने देखा कि कहीं सपोर्ट का वीकनेस तो नहीं है। अब अगर सपोर्ट का वीकनेस बॉटम की साइड में है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, अगर वो सपोर्ट का वीकनेस टॉप की साइड में है और अगर हमको एग्जैक्ट सपोर्ट पे मिल जा रहा है तो हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी आ जाते हैं वापस से, ये पॉइंट क्लियर करती हूँ, यही सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप देखनी होती है। जैसे हम आ जाते हैं एचडीएफसी पे, ये हुआ एचडीएफसी बैंक, इसको फिल्टर किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग से के ऊपर से निकल जाएगा ना, चलिए स्क्रीन ले लेते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नियर एटीएम और ऑल स्ट्राइक प्राइस। कोई सा भी स्टॉक का डेटा एनालिसिस करना हो तो यहाँ पे सिंपली हम ऑल स्ट्राइक प्राइस पे आएंगे और फिल्टर कर देंगे। इसके पहले और एक और चीज एड ऑन करना चाहूंगी, वो एक और चीज ये एड ऑन रहेगी कि जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो ऑलवेज स्ट्राइक प्राइस के नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे से हम डेटा देखना स्टार्ट करेंगे। मतलब जब भी एक्सपायरी होगी, एक्सपायरी के नेक्स्ट डे से डेटा देखना स्टार्ट करेंगे। कल एक्सपायरी हो जाएगा तो उसका नेक्स्ट डे जब रहेगा तब हम डेटा देखना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 29 को एक्सपायरी हो गया तो 30 तारीख से हमको डेटा देखना स्टार्ट करना है। 30 तारीख का हम डेटा देखेंगे, यहाँ पे ऑल स्ट्राइक प्राइस करेंगे और सिंपली जाके फिल्टर कर देंगे। ये हुआ हमारा पहला स्टेप। अब हम देखने की कोशिश करेंगे, हाँ जीरोस वाला भी बता दे रही हूँ। अब हम देखने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, रीड करिए, सपोर्ट हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, 1600 रुपए पे दिखाई दे रहा है। ये हमारा पहला काम हुआ। अब रेजिस्टेंस देखेंगे, रेजिस्टेंस हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1700 रुपए पे दिखाई दे रहा है। ये हमारा दूसरा काम हुआ। ठीक है, वाई चेंज के बारे में भी इसमें बोलती हूँ, डोंट वरी। सपोर्ट हमको कहाँ दिखाई दिया,
सपोर्ट हमको दिखाई दिया 1600 रुपए पे, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दिया 1700 रुपए पे। ये हमारा पहला काम हुआ ढूंढने का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सपोर्ट हमको 1600 रुपए पे दिखाई दे रहा है। अब हम आ जाएंगे मार्केट प्राइस पे। मार्केट हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, मार्केट प्राइस हमको अभी दिखाई दे रहा है 1634। फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट हमको दिखाई दे रहा होता 1602 रुपए के आसपास, तो आप ढूंढिए अगर 1602 रुपए होता तो ये स्टॉक का रेट कहाँ पे होता, सपोर्ट के नियर होता या रेजिस्टेंस के नियर होता। अगर ये 1634 की जगह मार्केट प्राइस 1602 रुपीज मान ले, तो वो सपोर्ट के नियर होगा या रेजिस्टेंस के नियर होगा, सपोर्ट के नियर होगा या रेजिस्टेंस के नियर होगा, बिल्कुल सपोर्ट के नियर होगा। तो अभी रेजिस्टेंस से फिलहाल हमको कोई लेना देना है क्या, अभी रेजिस्टेंस से हमको कोई लेना देना है क्या, बिल्कुल लेना देना नहीं है। अब हम सपोर्ट का स्टेटस देखेंगे। सपोर्ट का स्टेटस देखने गए, अब हमने सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज देखा इधर। सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज हम ऑल स्ट्राइक प्राइस के डेटा पे देखेंगे। हमको दो डेटा दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है 57%, एक यहाँ दिखाई दे रहा है 40%। ये हमारा हुआ थर्ड स्टेप। हमने सपोर्ट ढूंढ लिया, मार्केट देख लिया सपोर्ट के नियर है। अब हम जाके वीकनेस देखेंगे, वीकनेस किसके पास में है, ये है 57%, ये है 40%। अब रैपिडली इंक्रीज हो रहा है या धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, अब ये देखना है। अब हमको तो एंट्री करना है 1600 रुपए से, और ये फिलहाल स्ट्रॉन्ग है। कब तक स्ट्रॉन्ग रहेगा, जब तक कि ये वाला परसेंटेज 75 ना हो जाए, या फिर ये 43-40 वाला 75% ना हो जाए, तब तक हम वीकनेस काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये प्रेशर नीचे की साइड में क्रिएट करेगा तो हमको दिखाई देगा। अब क्या होगा, जैसे हमारे मार्केट हमारे पोजिशन के पास आएगा, जैसे 1610 है, 1600 रुपए पे हमको खरीदना है। अगर मार्केट 1600 रुपीज आ जाता है, तो हम ये 57 वाले परसेंटेज को और ये जो हाईएस्ट 43 वाले परसेंटेज को, इसको देखेंगे ध्यान से। क्या ये 57 से 60 हो गया है रैपिडली इंक्रीज हो गए 5 मिनट में, 10 मिनट में जब हम ट्रेड कर रहे हैं तब क्या ये इंक्रीज हुआ है, क्या ये 5 दिन से 6 दिन से स्टिल 57% बना हुआ है। यहाँ पे राइटर्स निकल रहे हैं, यहाँ पे राइटर्स निकल रहे हैं, यहाँ पे राइटर्स निकल रहे हैं, यहाँ से भी राइटर्स निकल ही रहे हैं। इट मीन्स कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1600 रुपए आएगा तो हम मार्केट से पोजीशंस ले लेंगे। ये हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद हम वीकनेस देखते हैं। वीकनेस वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि वीकनेस फिलहाल हमको कोई नहीं दिखाई दे रही है, नया डेटा एड ऑन नहीं होता दिखाई दे रहा है। अब हम आ जाएंगे, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि ये ऑल स्ट्राइक प्राइस की जगह हम नियर एटीएम कर देंगे और फिल्टर कर देंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम है कि हम एटीएम पे देखेंगे कि जीरो से नहीं है। यहाँ पे देखिए ये कितना दिखाई दे रहा है, 4 रुपया 70 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा, इधर 3 रुपया 80 पैसा, इधर 1.75। क्या नियर एटीएम जीरो दिखाई दे रहा है, क्या नियर एटीएम जीरो दिखाई दे रहा है, क्या नियर एटीएम जीरो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये भी हमारा हो गया पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि हमको यहाँ से खरीदना है। मार्केट यहाँ पे आ चुका है, तो हम इस साइड में जीरोस देखेंगे, हम कॉल साइड में जीरोस देखेंगे। क्या कॉल साइड में हमको जीरोस दिखाई दे रहे हैं, 2 3 4 जीरोस दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल खरीद लेंगे। यह हुआ सपोर्ट साइड में खरीदने के लिए तैयार पोजीशन। एक और चीज हम देखेंगे, एक और चीज हमको क्या देखनी है, कहीं रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी तो नहीं हो रहा है। अगर चलिए मान लेते रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी हो भी रहा है, तो क्या वहां तक हो रहा है जहां पे सपोर्ट खड़ा है, क्या वहां तक हो रहा है जहां पे सपोर्ट खड़ा है। मतलब रेजिस्टेंस 1700 रुपीज पे ये लास्ट पॉइंट है जब हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस 1700 पे है, क्या ये 1600 रुपीज पे डब्ल्यूटीबी हो रहा है, और 1600 रुपीज पे डब्ल्यूटीबी भी हो रहा है, तो कितना परसेंटेज डब्ल्यूटीबी हो रहा है। अगर 75% है, 70% है, 60% है, 64% है, वो हम परसेंटेज देखेंगे। अगर 75% है तो हम थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड कर देंगे। जैसे ही डब्ल्यूटीबी का वीकनेस जहां पे सपोर्ट है वहां तक हमको दिखाई देगा, तो वैसे ट्रेड्स को हम अवॉइड कर देंगे। अब फाइनली हमारा पोजीशन तैयार हो चुका है। जो जो प्रॉब्लम्स आनी थी वो सारी प्रॉब्लम्स हमने देख लिया, और अब जाकर हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। अब बात आती है कैश और फ्यूचर में ट्रेड करने की। पहले मैं बात करूंगी बाइंग के लिए, फिर मैं बात करूंगी सेलिंग के लिए, ठीक है। अब बात आती है कैश और फ्यूचर के लिए। अब कैश में कैलकुलेटर भी ओपन कर लेते हैं, विथ कैलकुलेशन के साथ आपको समझा देती हूँ तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आ जाते हैं कैलकुलेटर पे और कैलकुलेशंस करने के बता देती हूँ कैसा। जैसे हमको खरीदना कहाँ से है, 1600 रुपए पे। अगर रेजिस्टेंस 1660 रुपए पे डब्ल्यूटीबी हुआ है तो हम बिल्कुल ले सकते हैं। सिर्फ रेजिस्टेंस वहां तक डब्ल्यूटीबी नहीं होना चाहिए जहां पे सपोर्ट खड़ा है। ये पॉइंट फिर से सुन लीजिए, सपोर्ट वहां तक डब्ल्यूटीबी नहीं होना चाहिए, सॉरी रेजिस्टेंस वहां तक डब्ल्यूटीबी नहीं होना चाहिए जहां पे सपोर्ट खड़ा है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस अगर डब्ल्यूटीबी है और दूर की स्ट्राइक प्राइस पे डब्ल्यूटीबी है तो हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे।
अब आ जाते हैं कैलकुलेशंस की बारी पे। ठीक है, 1600 रुपए का शेयर है, हम 100 क्वांटिटीज की लेना चाहते हैं, तो 1600 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, 1600 मल्टीप्लाइड बाय 100। आप लोग भी कैलकुलेट करिए तो आपको समझ में आएगा। 1600 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हुआ, जल्दी कैलकुलेट करिए। आप लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा। 1600 रुपए से हमको ये शेयर खरीदना है और हम 100 शेयर खरीदना चाहते हैं, तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। 1600 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना होगा। आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कैश और फ्यूचर में ट्रेड करने में। कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, 1,60,000 का। ठीक है, ये हमारा हुआ एंट्री, हमने 1600 रुपए से खरीद लिया, कितना इन्वेस्टमेंट लगा, 1,60,000। ठीक है, अब हमको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, हमको 1600 रुपए पे खरीदने वाले, 1700 रुपए पे बेचने वाले। क्यों 1700 रुपए पे बेचेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस कहीं और WTP होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो 1600 से मार्केट 1700 रुपए जाता है, तो हमको कितना प्रॉफिट होगा, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा, पहले पॉइंट बताइए, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा, 100 पॉइंट्स का। कितना क्वांटिटी हमने लिया है, 100 क्वांटिटी लिया है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया, कितने पॉइंट्स का कितना प्रॉफिट हुआ हमको, कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000 का। हमने 1,60,000 रुपया लगाया और हमको 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ कैश में। ये क्लियर हुआ, कैश का कैलकुलेशन समझ में आया। 1,60,000 रुपए पे हमने बाइंग किया, 10,000 रुपया हमको मिला, कब मिला, 100 पॉइंट जब ऊपर गया तब। लेकिन अगर यही पोजीशन सपोज फॉर एग्जांपल 50 रुपया गिर जाती है, तो कितना नुकसान होगा हमको, 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब 5,000 रुपए का लॉस होने के चांसेस है। ठीक है, ये हुआ कैश का ट्रेड। अब आ जाते हैं फ्यूचर ट्रेड में, अब आ जाते हैं फ्यूचर ट्रेड में, ऊपर आ जाते हैं। पहले तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, आप लोगों को लॉट साइज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, मेरा कर्सर देखिए, यहाँ पे स्पॉट प्राइस के नीचे लॉट साइज लिखा है। कितना लॉट साइज लिखा है, जरा पढ़ के बताइए, कितना लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर की कैलकुलेशंस में आप गड़बड़ कर देते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा कैसे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। कितना लिखा है, कितना लिखा है, 550, 550। अब फ्यूचर में हमारा कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कहां से खरीदे हैं, सेम 1600 रुपए से खरीदे हैं। 1600 मल्टीप्लाइड बाई 550, 1600 मल्टीप्लाइड बाई 550 कितना इन्वेस्टमेंट लगा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 8,80,000। लेकिन इसका हमको सिर्फ 15% देना होता है। इसका सिर्फ हमको अगर 10% भी कोई कोई स्टॉक्स दे देते हैं, लेकिन हम 15% की कैलकुलेशंस के साथ चल देते हैं। अगर हमको 15% अगर 8,80,000 का निकालना है तो कितना होगा, बताइए। 8,80,000 का 15% कितना होगा, 8,80,000 का 15% कितना होगा, 8,80,000 का 15% अमाउंट कितना होगा, ज्यादा हो रहा है क्या। 1600 मल्टीप्लाइड बाई 550, 550, 8,80,000 रुपया लग रहा है। अप्रोक्स वैल्यू बताइए, अगर हम 15% देखें तो कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा, 1,32,000, 1,32,000। चलिए मान लेते हैं 20% अगर मार्जिन ले रहा हो तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, अगर 20% मार्जिन ले रहा हो तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, मल्टीप्लाइड बाय 20% कर दीजिए, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करिए। 1,76,000, 1,76,000 कैसे आया, समझ में आ गया। 8,80,000 का, 8,80,000 का अगर 20% भी मार्जिन लग रहा हो तो 1,76,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। ये हम मोटा मोटा कैलकुलेट कर रहे हैं। कोई ब्रोकर 15% पे दे देता है मार्जिन पे, कोई ब्रोकर 18% के मार्जिन पे दे देता है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि 1.5 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है फॉर फ्यूचर होल्ड। आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है प्रॉफिट की बारी। सपोज 1,600 रुपए से हमने खरीदा और 1,700 रुपीज पे हमने जाके बेचा, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 550 कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 550 कितना प्रॉफिट हुआ, 55,000 का।
कैश और फ्यूचर अप्रोक्सीमेट दोनों में सेम ही इन्वेस्टमेंट लगा। 1.5 लाख रुपए में आप कैश को भी होल्ड कर पा रहे थे और 1.5 लाख रुपए में आप फ्यूचर को भी होल्ड कर पा रहे हैं। वही 100 पॉइंट पे कैश में आपको 10,000 रुपया मिल रहा है और 5,000 रुपए का रिस्क है, और वही फ्यूचर में आपको 1.5 लाख रुपए लगाकर 55,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। लॉस भी बता देते हैं। सपोज डेट 50 पॉइंट आपके अगेंस्ट चला जाता है, आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना होता है। 50 मल्टीप्लाइड बाई 550, कितना नुकसान होने के चांसेस है? कितना नुकसान होने के चांसेस है? 27,500। 27,000 यानी कि 28,000 नुकसान होने का चांसेस है। क्लियर हुआ? फिर से एक बारी बोलती हूँ, अगर आप एचडीएफसी को कैश में लेना चाहते हैं तो 1,60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा, 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10,000 रुपया 1,60,000 रुपए पे मिल रहा है। ठीक है। वही अगर हम फ्यूचर में कर रहे हैं तो फ्यूचर में पॉइंट्स का रिस्क सेम ही रहेगा। अगर नीचे जाएगा कैश में नीचे जाने के चांसेस है, तो फ्यूचर में भी उतना ही जाने के चांसेस है। लेकिन फ्यूचर में बड़ा प्रॉफिट है तो बड़ा लॉस होगा, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है, सिर्फ क्वांटिटी ज्यादा है। अगर हम फ्यूचर में देख रहे हैं तो फ्यूचर में भी सेम 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, 100 पॉइंट्स मिलेगा तो 55,000 रुपए का हमको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर 50 पॉइंट नीचे चला जाता है हमारे अगेंस्ट तो 27,500 का लॉस होने के चांसेस है। ठीक है, 27,500 का लॉस होने के चांसेस हैं। ये हो गया क्लियर? अब बात आती है क्या कि हमको इन्वेस्टमेंट सेम ही लग रहा है, क्या हम कैश को अवॉइड करके फ्यूचर में कर सकते हैं? अब फ्यूचर में 28,000 रुपए का हमारा लॉस होने के चांसेस है, लेकिन अगर फ्यूचर में 28,000 का लॉस हो रहा है तो क्या हम उस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं? तो बिल्कुल उस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। 55,000 की जगह हमको 40,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, हम बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं। हम एवरेज नहीं करेंगे, हम उसके बिहाफ में एक पुट ऑप्शन लेकर रख लेंगे। ठीक है, एक पुट ऑप्शन को बाय करके रख लेंगे, सेल नहीं करेंगे। अगर हमने फ्यूचर को बाय किया है तो हम एक पुट ऑप्शन सेल कर देंगे। ठीक है, अब वो वाला कैलकुलेशंस भी मैं बता देती हूँ, वो वाला कैलकुलेशंस भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कैलकुलेटर को इधर कर देते हैं, ये इधर क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है, एसएल क्या रखेंगे? एसएल हमारा जस्ट होता है जहां पे हमको वीकनेस दिखाई दे रही है वहां तक। अगर हम ये महीना एचडीएफसी की बात करें तो एसएल लगाने का नीड ही नहीं पड़ा। क्यों नीड नहीं पड़ा? क्योंकि 1600 रुपए से नीचे वो कभी शिफ्ट होने की कोशिश ही नहीं किया। ठीक है, कभी वो शिफ्ट होने की कोशिश ही नहीं किया। फ्यूचर बेस्ड है, लेकिन फ्यूचर में थोड़ा सा रिस्क है। जिनको लगता है कि रिस्क लेने का कैपेसिटी है, पैसा दोनों में सेम ही लग रहा है, पर जिनको लगता है कि हम लोग रिस्क ले सकते हैं, इतना रिस्क बियरेबल है, तो हम बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं हमने 1600 रुपए मार्केट चल रहा है, अभी तो 34 रुपीज ऊपर चल रहा है, नियर एक्सपायरी भी चल रहा है, इसलिए हमको ये डेल्टा मतलब ये वाली एलटीपी 0.40 दिखाई दे रही है। मान के चलते हैं कि 1600 रुपए पे मार्केट चल रहा है, और जैसे जब मार्केट ओपन हुआ तब हम देख रहे हैं, एक्सपायरी के बाद वाला डेटा देख रहे हैं, और 1600 रुपए पे हमको एलटीपी दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपया दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे होगा नियर एटीएम होगा। ऑप्शंस का कैलकुलेशंस भी समझिएगा, नियर एटीएम होगा। ठीक है, नियर एटीएम होगा, इट मींस दैट कि डेल्टा कितना है। नियर एटीएम पे पुट साइड का डेल्टा देख के बताइए, नियर एटीएम पे पुट साइड का डेल्टा देख के बताइए, नियर एटीएम पे पुट साइड का डेल्टा देख के बताइए। अभी दिखाई दे रहा है 0.3, लेकिन जब हम एक्सपायरी के नियर देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 0.5 के आसपास हमको मिल जाता है। चलिए 0.4 ही समझ लेते हैं, 0.5 के आसपास मिल जाता है, लेकिन हम 0.4 ही समझ लेते हैं। ठीक है, अगर डेल्टा 0.4 है और 10 रुपए के एलटीपी से हमने खरीदा है, ये हम एक ऐसा इंश्योरेंस ले रहे हैं। बेसिकली ऑप्शंस को फ्यूचर के इंश्योरेंस के लिए ही बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम नेकेड बाइंग नेकेड सेलिंग कर लेते हैं उसमें। लेकिन हम हेज कर रहे हैं, तो हेजिंग कैसे करेंगे वो आपको मैं बता देती हूँ। वैसे मैं ज्यादा डिटेल्ड हेजिंग करती नहीं हूँ, सिंपली अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक उसके अगेंस्ट जाके ट्रेड ले लीजिए। अब क्या होगा, हमारा 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, हमने 1600 रुपए का 10 रुपए का पुट ऑप्शन खरीद लिया, 10 रुपए का पुट ऑप्शन खरीद लिया, 10 मल्टीप्लाइड बाय 550, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट लगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय 550, कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लग गया? कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लगा आपका?
कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लगा? 5500 रुपए का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लगा। हमने मान के चला कि मार्केट 50 पॉइंट नीचे गिर गया, हमने मान के चला कि 50 पॉइंट नीचे गिर गया, तो 50 पॉइंट नीचे गिरेगा तो डेल्टा में कितना, इस प्रीमियम में कितना मूव आएगा? 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, कितना मूवमेंट आएगा? 20 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, लेकिन टाइम वैल्यू भी चली जाएगी। 20 पॉइंट का मूवमेंट कैसे आया? हम मोटा मोटा कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर मार्केट 50 पॉइंट गिर जाता है, 0.4 डेल्टा है, तो 20 पॉइंट का चेंजेस आएगा। हम मान के चलते हैं कि 15 पॉइंट का चेंजेस आया, क्योंकि हो सकता है कि ट्रेवल करते करते टाइम भी बीत गया हो। ठीक है, अगर 15 पॉइंट अगर आपको मिला पुट ऑप्शन में, मतलब 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा? वो प्रीमियम 25 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा। आपको कितना प्रॉफिट होगा? 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। 15 मल्टीप्लाइड बाय कितना लॉट लिया था हमने? एक ही लॉट लिया था। 15 मल्टीप्लाइड बाय 550, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ हमको? मतलब कितना प्रॉफिट हुआ? 8250 रुपए का प्रॉफिट हुआ। फ्यूचर में कितना नुकसान हुआ हमको? फ्यूचर में आपको कितना नुकसान हो रहा था? 50 पॉइंट गिरने से 27,500 का माइनस 8,000, 27,500 में से 8,250 को माइनस कर दीजिए। 27,500 में से कितना प्रॉफिट हुआ? 8,250 का। 8,250 को माइनस कर दीजिए, कितना लॉस हुआ अभी हमको? कितना लॉस हुआ हमको? 19,000 रुपए का लॉस हुआ। मतलब कि अगर आप और बड़ा इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो 5500 रुपए का इंश्योरेंस लिया है तो हम 2 लॉट ले लेंगे, हम 2 लॉट ले लेंगे, या फिर हम दूर का और पास का स्ट्राइक प्राइस लेने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हम एज अ इंश्योरेंस टाइप एक अगेंस्ट पोजीशंस ले सकते हैं। अब सपोज फॉर एग्जांपल मार्केट आपके ऊपर चला जाता है, आपके फेवर में चलता है, अगर मार्केट 50 पॉइंट ऊपर गया, फॉर एग्जांपल 50 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, 50 मल्टीप्लाइड बाय 550, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हुआ आपको? फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हुआ? 50 पॉइंट भी अगर मार्केट आपके फेवर में चला तो 27,500। लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में चला और एक्सपायरी तक आ गया, तो एक्सपायरी तक आने में आपका जो 10 रुपए का प्रीमियम है वो 0 हो जाएगा, मतलब 5,500 आपका चला जाएगा। 27,500 में से 5,500 रुपया माइनस करेंगे तो आपके हाथ में कितना बचेगा? फिर भी आपके हाथ में 22,000 रुपया बचेगा। तो इस तरीके से हम एज ए इंश्योरेंस टाइप कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 लॉट लिए होते, 2 लॉट लिए होते तो और 5,500 चला गया होता, मतलब 16,500 बचा होता और उधर लॉस कवर होके 12,000 रुपया हो गया होता। मतलब कि हम अपने प्रॉफिट को थोड़ा लॉस के साइड से, मतलब वो होता है ना मांडवली करने जैसा, हमने सोचा कि इससे अच्छा है कि हम एक पुट ऑप्शन खरीद ले, अगर मार्केट जाएगा हमारा अगेंस्ट, अगर वो 0 भी हो जाता है, वैसे हम बहुत श्योर है, अगर हम बहुत श्योर है तो हम दूर का ऐसा इंश्योरेंस ले सकते हैं। होता है ना, सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग से इंश्योरेंस लेते हैं, किसी को लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो वो छोटे प्रीमियम्स का ले लेता है, किसी को हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो छोटे प्रीमियम्स का भी इंश्योरेंस है, बड़े प्रीमियम्स का इंश्योरेंस है। बड़े प्रीमियम में बड़ा पैसा आपको देना होता है, छोटे प्रीमियम में छोटा पैसा लगाने का नीड होता है। तो सेम एज इट इज इसमें भी वैसा ही है, जितना आप पास का प्रीमियम लेंगे, जितना बड़ा इंश्योरेंस कवर करने की कोशिश करेंगे, उतना प्रॉफिट छोटा होगा, रिस्क आपका बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सपोज जैसे हमने HDFC लिया, हमको दिखाई दे रहा था कि 1,600 रुपए से नीचे कुछ ऐसा बिल्डअप होता नहीं दिखाई दे रहा है, अगर होता भी है तो हम एक छोटा सा पुट ऑप्शन खरीद के रख लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर हमारा अगेंस्ट जाएगा तो पुट ऑप्शन थोड़ा सा प्रॉफिट हमको कवर करके दे देगा, और वो हमको एट द लास्ट पोजीशन से प्रॉफिट में आएगा, हम दोनों तरफ से प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे, मार्जिन भी कम लगेगा। हेज करते हैं तो मार्जिन वैसे भी कम लगता है, सर हेजिंग करते हैं तो मार्जिन वैसे भी कम लगता है, क्योंकि एक बास्केट बनाकर हम ट्रेड कर रहे होते तो मार्जिन भी कम लगेगा। तो हुआ ये क्लियर? जिनको लगता है कि फ्यूचर में ट्रेड करना अच्छा है क्योंकि फ्यूचर में बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन रिस्क लग रहा है, तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। है ना बहुत सिंपल? आया आपको समझ में? मजा आया कि नहीं आया ये बताइए, मजा आया कि नहीं आया? मजा आया ना? आज मैंने इसलिए समझाया क्योंकि ऑलरेडी हम फ्यूचर और कैश का कैलकुलेशन समझ चुके थे, अब हमने आज एग्जांपल के थ्रू भी समझ लिया। विथ फ्यूचर में अगर ट्रेड करना है तो वहां पे हम ऐसे, अगर मूव नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मूव नहीं हुआ, सपोज दैट अगर मार्केट 1,600 रुपए पे है और 1,600 रुपए पे पूरा महीना आके क्लोज हो जाता है, तो फ्यूचर आपका कोई नुकसान देगा क्या?
फ्यूचर कोई नुकसान नहीं देगा, लेकिन आपकी जेब से 5,500 रुपए जाने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन तो जीरो हो जाएगा ना, ऑप्शन आपको लॉस देगा, अदरवाइज मार्केट वहीं के वहीं क्लोज होता है, तो फ्यूचर आपको लॉस नहीं देगा। जी बिल्कुल, इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। कैश में बिल्कुल बेटर है, डिपेंड्स करता है कि आपका रिटर्न कैसा है, आप किस अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं, कितना रिस्क आप ले सकते हैं। सबका रिस्क फैक्टर अलग अलग होता है, आपका रिस्क लेने का फैक्टर अलग है, मेरा रिस्क लेने का फैक्टर अलग है, सब अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। तो जिनको जितना चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली ऑप्शंस में ट्रेड करना पसंद, सॉरी ऑप्शंस नहीं, जो बेसिकली फ्यूचर्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उतना रिस्क ले सकते हैं, इसलिए कैश बेटर है, नो डाउट कैश तो है ही बेटर। एक तो कमेंट आया था, आपने देखा होगा ट्विटर पे या शायद यूट्यूब चैनल पे, कि वो पूरा महीना 3 पोजीशंस लगाए या 3 या 4 पोजीशंस लगाए, शायद वो लोग वो ज्वाइन भी किए होंगे। 3 लाख रुपए का उनका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लगा, और रिलायंस हो गया आपका, और तो क्या था, एचडीएफसी हो गया, और एनटीपीसी था शायद, ऐसे ही कुछ 3-4 स्टॉक्स थे। किसी में 10,000 बनाया है, किसी में 15,000 बनाया है, किसी में 12,000 रुपए बनाया है, ऐसे करके 3-4 पोजीशंस बनाया है, और ओवरऑल 45,000 रुपीज का प्रॉफिट निकाले हैं इन अ मंथ, 3 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट जरूर ज्यादा लग रहा है, 3 लाख, 3 लाख के कंपैरिजन में अगर 45,000 को एज अ परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। शायद उतना आपको कोई नहीं देगा, और वो भी मिनिमम रिस्क आप बोल सकते हैं ना, रिस्क तो है, मार्केट के अकॉर्डिंग हमको फ्लक्चुएट होना है, लेकिन अगर एक महीने में मोर देन 10% रिटर्न मिल रहा है, यानी कि बहुत इनफ है, 15% के आसपास। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत सही रिटर्न है, बहुत परफेक्ट रिटर्न है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ भी आया होगा। और लास्ट मंथ बहुत ही सुपर ट्रेड्स मिले थे, बहुत अच्छे ट्रेड्स मिले थे। जैसे कि हमारे पास कौन कौन से स्टॉक्स थे, सिप्ला था, टाटा पावर था, टाटा स्टील था, एनटीपीसी था, बेल था, और बहुत सारे स्टॉक्स है जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, बहुत सारे स्टॉक्स है बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिए हैं। एंड हमेशा ट्राई करिए, कैश में ट्रेड कर रहे हैं तो 50-25-25 ये वाले रूल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुकिंग करिए। ये वाले रूल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्रीवियस प्रॉफिट भी सेफ होता चला जाएगा, फंड आपका फ्री होता चला जाएगा, और आप पोजीशंस को ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं, मतलब ज्यादा टाइम तक हमारा फंड ब्लॉक नहीं रहेगा एक ही पोजीशन में। अगर 50% पहले प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कॉस्ट पे ऐसे लगा के, फिर 25% बुक करेंगे, फिर 25% बुक करेंगे, तो बढ़िया रहेगा। कुछ पोजीशंस है जो हमारे अगेंस्ट भी चल रही है, जैसे उसमें एक ग्रेनुअल्स है, एक बी सॉफ्ट है। बी सॉफ्ट 650 रुपीज से कुछ था और 600 रुपीज आ चुका है, या 700 रुपीज से था और 600 रुपीज तक आ चुका है, बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं। जैसे बी सॉफ्ट जैसा स्टॉक्स है, हम एवरेज करेंगे लेकिन कुछ डेटा बनता हुआ दिखाई देगा, तो काफी टाइमिंग से बी सॉफ्ट बंद है, एफएनओ में बेंड है, ट्रेड ही नहीं हो पा रहा है। ग्रेनुअल्स काफी टाइम से बंद है। आती इंडस्ट्री भी सेम वैसा ही था, उसको 650 रुपीज तक गिरना चाहिए था, लेकिन एक दिन में 15-20% गिरा और 600 रुपीज आ गया, उसके बाद उसमें भी एफएनओ में ट्रेड बंद हो गया, मतलब वो ओवर ज्यादा गिर चुका था। तो ऐसे स्टॉक्स को जो ज्यादा गिर चुके हैं, वैसे स्टॉक्स को हम खरीद सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कम क्वांटिटी में ट्राई करिए, और कैश में ट्राई करिए, वो आपको बिल्कुल रिजल्ट्स देंगे और अच्छा रिजल्ट्स देंगे। बढ़िया स्टॉक्स हमको मिले थे, अच्छे स्टॉक्स मिले थे। इन्होंने आर ट्रेड किया है, और एक समीम सर ने 46,000 रुपीज बुक किया है, किसी ने आर ट्रेड किया 90,000 रुपीज बुक किया है। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अभी हम समझिए ना, हमको स्टार्टअप किए हुए कितना दिन हुआ है, हमको स्टार्टअप किए हुए अभी 4-5 महीना से हम क्लास कर रहे हैं। 4 to 5 मंथ्स में अगर हम इतना परफेक्टली ट्रेड कर पा रहे हैं, इतना अच्छे तरीके से हम समझ पा रहे हैं, और इतना अच्छा रिजल्ट हम बुक निकाल पा रहे हैं, मार्केट से इतना अच्छा पैसा बना पा रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छी स्टेज पे हैं हम लोग, और बहुत अच्छा कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सब लोग अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 25-25 हजार रुपए करके 4 स्टॉक्स में लगा दीजिए। एक स्टॉक्स में अच्छा है, एक स्टॉक में करने से अच्छा है कि डाइवर्सिफाई करिए। सेकेंड थिंग, सेक्टर, एक ही सेक्टर का स्टॉक पकड़ने से अच्छा है कि डाइवर्सिफाइड सेक्टर में पकड़िए, क्योंकि एक सेक्टर का स्टॉप लॉस लगेगा तो बाकी सारे स्टॉक्स में भी सेक्टर्स में स्टॉप, मतलब उसी सेक्टर में स्टॉप लॉस लगने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो रिस्क फैक्टर को कम करना है, तो रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो हम फ्यूचर को हेज करके ट्रेड कर ले, ठीक है,
सेकेंड थिंग, फ्यूचर को हेज हमने कर लिया, चलिए। और हमको स्टॉप लॉस को मिनिमाइज करना है, और स्टॉप लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और स्टॉप को मिनिमाइज करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 50%, 25%, 25% इस तरीके से हम अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करके कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि हमको लग रहा है कि 80%, मतलब 80% पे हम पूरा प्रॉफिट बुक करें और निकल जाए, हम वैसे भी ट्रेड कर सकते हैं ताकि हमारा फंड फ्री हो जाए। हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 100 पॉइंट्स मिला है, लेकिन 50 पॉइंट का मूवमेंट अगर उसने 2 दिन में दे दिया है, तो कुछ लोग वैसा भी करते हैं कि वो 2 दिन में प्रॉफिट बुक करके फंड फ्री करके नेक्स्ट स्टॉक में चले जाते हैं, क्योंकि ये तो ट्रेड दे ही चुका है, अब ये मूव करेगा तो और यहाँ से आधा परसेंट मूव करेगा। हो सकता है किसी स्टॉक में पूरा 1% निकालने के चांसेस हो, तो हम वहां पे अपना अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। तो इस तरीके से आप अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगा भी, साथ ही साथ आपका रिस्क फैक्टर भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज का ज्ञान इतना ही, यहीं पे समाप्त करते हैं, और मोहित सर को क्लास दे देते हैं ताकि वो आगे से क्लास को कंटिन्यू कर लें। है कि नहीं मोहित सर? कैसा लगा आपको क्लास? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मोहित सर को बुला लेते हैं। हेलो सर। मोहित सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, गुड आफ्टरनून मैडम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। अभी आप क्लास करेंगे क्या कंटिन्यू? हाँ, कर लेते हैं। होस्ट बना दें आपको? हाँ, बिल्कुल बना दीजिए। ठीक है। आज तो आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा, आज तो मैंने धीरे भी बोला होगा। मेक होस्ट डन सर, बना दिया है आपको होस्ट। तब तक कमेंट्स पढ़ लेते हैं, तब तक आप अपना स्क्रीन शेयर करके क्लास को कंटिन्यू कर लीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा था, एक्सेल बिल्कुल आपको मिल जाएगी, मैं ट्विटर पे अभी थोड़ी देर में पोस्ट कर देती हूँ। साथ ही साथ ये वाला हाँ, वीडियो तो यूट्यूब पे आ ही जाएगा, लेकिन 1-2 दिन में, मतलब एक्सपायरी के बाद जब आप ट्रेड करेंगे उसके पहले मेरे चैनल पे भी आपको पोजिशनल का वीडियो मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे आप ट्रेड करें स्टॉक्स में पोजिशनल, क्या क्या चीजें हमको देखनी होती है, उसका भी शॉर्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है। सेलिंग जरूर, सेलिंग हम लोग नहीं करते हैं। सेलिंग मतलब वहां पे क्या होता है ना, कि हमको कोई हमारे अगेंस्ट नहीं मिल पाता है, मतलब अगर हम बाई किए हैं तो कोई सेल करने वाला अगर हमको नहीं मिलेगा तो पोजीशंस नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए मैंने सेलिंग वाला नहीं बताया है। अच्छा, इसमें सेलिंग कैसे करेंगे, सेलिंग का रिस्क क्या रहेगा, वो हम कल बात कर लेंगे। ठीक है। मेरे चैनल का लिंक है, आप गूगल पे उस पे जाइएगा, यूट्यूब पे स्टॉक बाय आशियाना सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्लस ट्विटर पे भी आप स्टॉक बाय आशियाना सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी स्टॉक बाय आशियाना सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया था ना। चलिए, अभी मोहित सर यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे, आज के लिए ही इतना ही। वेल, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? कैसा रहा आज का बैंक निफ्टी का दिन, बताइए चैट बॉक्स में। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, अब शुरुआत करेंगे आज बैंक निफ्टी को समझने की। मॉर्निंग में तो काफी, अगर लाइव क्लासेस आप अगर देखे होंगे तो बैंक निफ्टी को भी आपने प्रॉपरली देखा होगा, है ना। मेरा नेट 2024 नहीं चल रहा है सर, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर दीजिए, है ना। बैंक निफ्टी में बात करेंगे तो मॉर्निंग से काफी कंसोलिडेट रहा है, और हमें सेफ साइड एंट्री ही नहीं मिला है। सर, सेलिंग स्पेशल समझाइए ना। सेलिंग स्पेशल क्या समझाए, ऑप्शन सेलिंग? गुड आफ्टरनून। हाँ, था। देखा था सर मॉर्निंग में भी जी, बिल्कुल सर। निफ्टी में हिस्टोरिकल डेटा दिखाएंगे 2023 के, उसमें WTT था मॉर्निंग में 25,100 से 25,100 में, ठीक है। चलिए, आज डेटा में थोड़ा सा टेक्निकल मॉर्निंग में ग्लिच था, तो उस वजह से हमें स्लाइड सा क्या हो रहा था, इंतजार करना पड़ता है ना। हम इंतजार करते रहते, कभी कभार ऐसा मोमेंटम आता है, तो उसमें हमें वेट कर लेना चाहिए, और प्रॉपर जब डेटा आ जाएगा तो उस अकॉर्डिंग हम डेटा को देख के आगे ट्रेड लेंगे, है ना। एसओसी नहीं हुआ आज सर बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं जी, बिल्कुल। अगर एसओसी नहीं भी हुआ, ठीक है, अगर एसओसी नहीं भी हुआ तो भी मैक्सिमम हमने बात किया था मॉर्निंग में, कहाँ तक जा सकता है ना संजय कुमार सर। बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है? चलिए, रिकॉर्डिंग मैं बंद करके एक बार चालू कर देता हूँ और शुरू करते हैं।
और डिस्कशन शुरू करते हैं हमारा। एक बार मैं रिकॉर्डिंग को कर देता हूँ स्टॉप और अगेन कर देते रिकॉर्डिंग ऑन।